नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की, जो कि गोरखपुर से है। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात मिली है। 1040 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली। 20 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है सीएम योगी ने। सीएम ने आईटी के छात्रों को प्रमाण पत्र भी बांटे हैं। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। तो आज सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे थे। गीड़ा सेक्टर 13 कालेसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का सीएम योगी ने शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यूपी में 56 लाख लोगों को आवास मिला है और 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिला है। ये कहना था सीएम योगी का। तो इस बीच एक और बड़ी खबर जो कि आगरा से है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक आज मथुरा से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बैठक को लेकर मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी मिल चुकी है। इंटीग्रेटेड पार्किंग 10 मार्च तक चालू करने का निर्देश भी दिया गया है। अवैध निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ध्वस्त कॉलोनियों में दोबारा काम करने पर एफआईआर होगी, ये कहा गया है। जून तक के लिए 272.40 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हो गया है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय के सभागार में हुई है। बीते दिनों हुई इस बैठक में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने प्राधिकरण की पुरानी बिल्डिंग को तुड़वाकर पार्किंग समेत 4 मंजिला भवन 26 करोड़ रुपए में बनाने की स्वीकृति दी है। कमिश्नर आगरा मंडल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सबसे बड़े बजट को पारित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में मथुरा के 3 उपनगर बरसाना, छाता और फरह में नई आवासीय योजनाओं के लिए भूमि खरीदने की अनुमति भी दी जा चुकी है। और इसके साथ ही 2 बड़े प्रोजेक्ट चैंत और बाटी गांव में आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने के लिए अनुमति दे दी गई है। बैठक में 2031 के मास्टर प्लान स्वीकृत कर लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कृष्णा विहार आवासीय कॉलोनी में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सचिव ओएसटी और मुख्य वित्त लेखाकार के आवास 8 करोड़ रुपए में बनाए जाएंगे। वहीं 4 पेट्रोल पंप और 1 इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए भी विशेष अधिकार के तहत अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि बैठक में 15 प्रस्ताव थे। विकास प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी ने बताया है कि जो भी प्राधिकरण की आवासीय योजना चल रही है उन सब में रिक्त फ्लैट की HDFC बैंक के जरिए ई नीलामी कराई जाएगी। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, नोएडा से सीवर समस्या के समाधान में जुटे नोएडा सीईओ। सीवर लाइन ड्रेन जाम की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों में इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मच गया है। नामचीन 31 रेस्टोरेंट को नोटिस भेजा गया। होटल और रेस्टोरेंट को 15 दिन का समय दिया गया। आदेश उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद नोएडा के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल प्राधिकरण ने नोएडा के विभिन्न कमर्शियल सेक्टरों में संचालित 31 रेस्टोरेंट, होटल और वाणिज्यिक संस्थानों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। ये संस्थान अपने यहां से चिकनाई युक्त वेस्ट पानी को बिना शोधित किए मुख्य ड्रेन में डाल रहे थे और इस वजह से सीवर लाइन और ड्रेन जाम होने की शिकायत मिल रही थी। इस समस्या को खत्म करने के लिए जल विभाग ने अधिकारियों ने जगह जगह जाकर जायजा लिया। जांच में पता चला है कि अलग अलग इलाके में रेस्टोरेंट और होटल के मालिक किचन का वेस्ट कचरा सीधे सीवर लाइन या ड्रेन में बहा रही हैं, जिस पर संज्ञान लेकर 31 रेस्टोरेंट, होटल और वाणिज्यिक संस्थानों को नोटिस जारी किया गया, जिस पर प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया है कि ये पानी सीधे ड्रेन में ना डालकर वेस्ट वाटर को ETP और ग्रीस ट्रैप के जरिए शोधित करने के बाद मुख्य ट्रंक सीवर लाइन में डाला जाए। साथ ही किचन में ग्रीस ट्रैप लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये काम होटल और रेस्टोरेंट को 15 दिन के अंदर ही करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बैठक की। बैठक में अल्ट्रासोनिक वाटर मीटर पर प्रेजेंटेशन दी गई है। मीटर कंपनी के प्रतिनिधियों ने बैठक को मंजूरी दी और इसके बाद ही प्रेजेंटेशन दिया गया। अल्ट्रासोनिक मीटर का जीवन काल 10 साल का ये कहा गया। बैठक के दौरान नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने जल विभाग के अधिकारियों और वाटर मीटर कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें नोएडा परिक्षेत्र के
82,000 घरों में वाटर मीटर लगाने को लेकर अध्ययन पर मंथन हुआ है। बैठक में वाटर मीटर कंपनी के प्रतिनिधियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए जा रहे IoT तकनीक पर आधारित अल्ट्रासोनिक वाटर मीटर के बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें अल्ट्रासोनिक जल मीटर कैसे काम करता है और इससे क्या फायदा होगा, इस पर भी मंथन हुआ है। आपको बता दें कि बैटरी चलित अल्ट्रासोनिक मीटरों का जीवन काल लगभग 10 साल का होता है। पानी के उपयोग की निगरानी के लिए सेंसर के जरिए डेटा संग्रह जैसी भविष्य की परिचालन क्षमता के अलावा AMI अंतिम उपभोक्ताओं के साथ बल्क मीटर रीडिंग की तुलना करके लीक की पहचान कर सकता है। तो ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र के साबोता में अतिक्रमण पर यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर एक बार फिर चला है। प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। 15,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया गया है। बताया जा रहा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आड़ में अवैध कॉलोनी बनाया जा रहा था। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान भारी पुलिस फोर्स और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सी का माफियाओं के खिलाफ एक्शन अभियान लगातार जारी है। 3 सट्टा माफियाओं की 3.97 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। डीएम विजय कुमार सिंह के आदेश पर तहसीलदार सदर शरदा पांडे ने पुलिस टीम के साथ तीनों सट्टा माफियाओं की संपत्ति जब्त की। तहसीलदार सदर शरदा पांडे ने बताया है कि डीएम के देश पर सट्टा माफियाओं की कुल करीब 3 करोड़ 97 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ये भी बताया जा रहा है कि तीनों सट्टा माफियाओं ने संपत्ति जुआ सट्टा से अवैध रूप से अर्जित किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो मुरादाबाद इकाई के सीईओ मोहम्मद फाजिल सिद्दीकी को सिविल लाइन इलाके विशनपुर भीमाठेर निवासी फिदा आलम के बेटे नाजिर खान ने बताया, थाना सिविल लाइन थाने में तैनात और चौकी अगवानपुर के सहायक इंचार्ज दरोगा महेश पाल सिंह ने लाइसेंस के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीईओ एंटी करप्शन मोहम्मद फाजिल सिद्दीकी ने बताया है कि पीड़ित ने उनसे लिखित में शिकायत की और उनके द्वारा एसएसपी सहित आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी देते हुए टीम के साथ थाना सिविल लाइन पहुंचाया गया और दरोगा को उस समय गिरफ्तार भी कर लिया गया जब वो पीड़ित से 5,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। मुकदमा अपराध संख्या 283/2023 के क्रम में डीएम सर द्वारा 3 मुकदमे थे। वाद संख्या 3/2024 सरकार बनाम पारुल मिश्रा, वाद संख्या 4/2024 सरकार बनाम असनैन और तीसरा है वाद संख्या 5/2024 सरकार बनाम सर्वेश पाल। इसमें पहला जो प्लॉट हमने सीज किया था ये पारुल मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा है। इनका कुइयां बूट स्थित एक आवासीय प्लॉट था जिसकी अनुमानित कीमत कुल 25,96,000 रुपये थी और इनके अन्य बैंक खाते तथा वाहन भी सीज हुए। तो कुल आदेश इनका जो है वो 31,71,896 रुपये का है जिसके सीजर की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे वाद में सरकार बनाम असनैन था। इसके क्रम में हम लोगों ने खटकपुर पूरा मोहल्ला है एक वहाँ पर इनका 2 आवासीय प्लॉट था और दोनों सीज किया। तो यूपी की योगी सरकार प्रदेश के कई जिलों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए कहा है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने की रिपोर्ट भी मांगी गई है। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर किसानों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा और इसके अलावा जनहानि, पशु हानि और मकान हानि का मुआवजा देने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बुंदेलखंड के महोबा जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। साल 2021 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत चयनित लाभार्थियों का प्रशिक्षण कराने के बाद शासन द्वारा निर्धारित निःशुल्क मशीनों का वितरण नहीं किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद सभासद प्रतिनिधि ने पूरे मामले की शिकायत सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज होने के बाद उद्योग विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने योजना के चयनित 10 लाभार्थियों को कार्यालय बुलाकर 10 मशीनों का निःशुल्क वितरण भी कर दिया। लाभार्थियों को निःशुल्क मशीनों के वितरण में हुई देरी पर जिला उद्योग केंद्र उपायुक्त ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और वो बचते हुए भी नजर आए। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब फिलहाल जिला उद्योग केंद्र में पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ट्रेनिंग भी की थी 2021 में, हमें प्रमाण पत्र भी मिला था और उन लोगों ने कह दिया था आना ऑफिस तो हम देंगे मशीन। फिर हम कई बार ऑफिस में आए भी हम, तो उन्होंने कह दिया कि जब हम फ़ोन करके बुलाएंगे तब आना, अभी नहीं मिलेगी। अच्छा, कितने दिनों से आप भटक रही हैं यहाँ? अब हमें 2 साल तो हो ही गया है। 24 से 21 में हमने आवेदन किया था, तीसरी साल है।
इन लोगों ने 2021 में सिलाई के लिए आवेदन किया था, सिलाई मशीन के लिए। आवेदन करने के बाद इन लोगों की ट्रेनिंग भी हुई, इन लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए गए और 3 फरवरी 2022 को दिखा दिया गया कि मशीन वितरित कर दी इन लोगों को, जबकि मशीन आज तक नहीं मिली। जो हमने एमएलसी साहब और जिलाध्यक्ष जी के संज्ञान में दिया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत भी डाली, फिर अधिकारियों ने बुलाया है कि इनको मशीन दी जाएंगी, बुलाया है मशीन लेने के लिए। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। आज 10वीं और 12वीं की दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा शुरू हो गई है। इस साल यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 29 लाख और यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 25 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इस साल यूपी बोर्ड ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए चाक चौबंद भी उपाय किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। पेपर में QR कोडिंग की व्यवस्था भी की गई है। यही नहीं, परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं जो बच्चों के साथ दूसरे लोगों पर भी नजर रखेंगे। यही नहीं, स्ट्रांग रूम भी बनाए गए हैं। केंद्रों पर पुलिस ही नहीं, STF की तैनाती करने के साथ लोकल स्तर पर खुफिया एजेंट भी रखे गए हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में नकल या पेपर लीक की योजना को असफल किया जा सके। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा में प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हों। ऐसा जरूर है इस बार कि इस बार के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा है। तो नोएडा की कोतवाली सेक्टर 63 पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस, पल्सर बाइक, लूटे हुए 10 मोबाइल और 27,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। सेंट्रल नोएडा के एडिशनल DCP हृदय गठेरिया ने बताया है कि पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए दोनों बदमाशों की पहचान केतन और शुभम के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 63 पुलिस FNG गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से बाइक सवार 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर बाइक सवार FNG सर्विस रोड की तरफ भागने लगे थे। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना 63 पुलिस टीम के द्वारा FNG गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध बदमाश उधर से निकल रहे हैं। पुलिस टीम के द्वारा उक्त संदिग्ध बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु नहीं रुके। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। उनको उपचार है नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीर्थ नगरी के कटरा में बीती रात को बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घर के मालिक की सूचना पर CEO सदर और कोतवाली प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। SP के निर्देश पर ही फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंची। शहर के मोहल्ला कटरा मठ गली हेतराम सियाराम निवासी शैलेंद्र कुलश्रेष्ठ अपनी पत्नी निशा का इलाज करने के लिए अलीगढ़ गए हुए थे। घर के गेट पर ताला लगा हुआ था। चोरों ने इसका फायदा उठाया और रात में गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस आए। घर में कमरे में रखी अलमारी खोलकर चोरों ने 4 सोने की अंगूठी, 8 चांदी के सिक्के और अलमारी में रखी 1,35,000 रुपए चुरा लिए हैं। कल हम अपनी पत्नी को दवाई दिलाने गए तो जब आज लौट के आए हैं देखा कि दरवाजे का ताला टूटा था। अच्छा। और मेरी सेफ वगैरह सबका ताला तोड़ दिया। तो आप जब आए तो आपने क्या देखा घर में? दरवाजे का ताला टूट रहा था और अंदर सेफ वगैरह सारी खुली हुई थी। तो इसका मतलब चोरी हो गई जी। तो कितना क्या गया आपका? 1,35,000 रुपये करीब नगद और 4 अंगूठी। अच्छा, किसी पर शक? अब बात ताजनगरी आगरा की। आगरा में 82 साल की रोटी वाली अम्मा अब खुद रोटी के लिए मोहताज हो गई है। एक सरकारी फरमान ने अम्मा की गुजर बसर का सहारा उनकी रोटी की दुकान को उजाड़ कर फेंक दिया है। सेंट जॉन्स के फुटपाथ पर रोटी बेचकर 82 साल की भगवान देवी अपना जीवन यापन कर रही थी। भगवान देवी 2020 में रोटी वाली अम्मा के नाम से सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोग उनकी मदद के लिए भी आगे आए थे। शासन और प्रशासन की तरफ से भी अम्मा को मदद मिली थी, मगर पिछले 4 महीने से अम्मा का ठिकाना उजाड़ दिया गया है।
रोटी वाली अम्मा अब ठिकाना पाने के लिए लगातार नगर निगम की चक्कर काट रही है। बहुत परेशानी हो रही है बेटा। क्या नगर निगम ने दुकान हटाई तो क्या बोला तुमसे? यूँ कह रहे कि यहाँ से हटा लियो, यहाँ नहीं लगेगी। ठीक है। अब नगर निगम दुकान मांगने के लिए गई तो क्या कहते यूँ कही 10,000 रुपए दे जब दुकान में मिलेगी बेटा। तो अब जीवन यापन कैसे चल रहा है बिना दुकान के? अब ऐसे ही चल रहा बेटा। ये लड़का दे तो मेरे पास वो बेचारो दे दे तो कुछ मोड़े दे देते खर्चा पानी। जब आप वायरल हुई थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कितने लोग मदद करने के लिए आपके साथ? तो खुआ अब तो कोई ना आवे बेटा। अब कोई नहीं आता? हम जाके भेज जाऊं तो कोई ना आती। परेशानी हो रही है अब? परेशानी तो है ये बेटा, बगैर धंधे दुकान बंद है सब। हाँ, क्या चाहती हैं आप? और यही चाहतू बेटा, तुम दुकान नहीं करे, दुकान मिल जाता दुकान देख पा रहे मुझे कछु बीड़ी बेंडा धंधे करूंगी वहां में जाके नहीं कुछ न कुछ। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।